स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो आर्टिकल है ये है हेल्थ, एनर्जी और फ्रीडम के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे हमारी सेहत है, अच्छी एनर्जी और जो है फ्रीडम। ओके, सो अच्छी हेल्थ हमें रखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फ्रीडम है, हेल्थ है और जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, ओके, सो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं जब हम समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। ओके, तो अगर ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आती है तो हमें एहसास होता है कि फ्रीडम क्या होती है। ओके, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, वो भी अभी तक जितने भी समा गुजरा है अभी तक, ओके, वो किसी ना किसी तरीके की फ्रीडम की वो तलाश में रहता है। चाहे वो रिलीजियसली कोई फ्रीडम हो, चाहे हिस्टोरिकली कोई फ्रीडम हो, मतलब फ्रीडम जो है उसको चाहिए। आज़ादी का भाव जो उसके अंदर जो है ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसके अंदर पैदा हो। ओके, चाहे वो आज़ादी किसी गलत विचारों से आज़ादी हो, चाहे वो आज़ादी फिजिकल लेवल पर हो। ओके, तो हर ह्यूमन बीइंग जो है किसी का गुलाम बन के जो है नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। तो उसी तरह से जैसे हमारी हेल्थ है तो इसके ऊपर भी जो है आज़ादी इम्पैक्ट करती है। जैसे हमारे जो विचार हैं, ओके, वो गुलाम नहीं होनी चाहिए किसी के। ओके, हमारी जो सोच है वो गुलामी वाली नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। जितनी जो अच्छी फीलिंग आपके अंदर होगी उतने ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक होगे, और जितने ज़्यादा आप एनर्जेटिक होगे उतनी ही अच्छी आपकी जो है हेल्थ होगी। ओके, और उतनी ही अच्छी तरह से आप जो है अपनी हेल्थ की देखभाल भी करोगे और आगे जो ज़िंदगी को कैसे जीना है वो भी आप सीखोगे। तो हेल्थ का मतलब यहाँ पर बोला है एनर्जी। ओके, अच्छी एनर्जी तभी है अगर अच्छी सेहत है और अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, किसी तरह का कोई भी झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी। ओके, और बहुत अच्छी होने वाली है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर कोई टेंशन है, जहाँ पर अगर हम कोई भी अगर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो चिंतन की बजाय अगर हम चिंता करनी शुरू कर देंगे, ओके, तो हमारी जो सोच है वो थोड़ी सिकुड़ती जाएगी। ओके, तंग सोच होनी शुरू हो जाएगी। अगर सोच तंग होनी शुरू हो जाएगी तो एनर्जी लॉस होगा सारा वहीं पर। एनर्जी लॉस होगा तो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि हमारा क्या जो ब्रेन है, क्या उसको प्रॉब्लम से हम फ्री कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, हाँ, यस, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कोई भी जो काम है नामुमकिन नहीं है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे दिमाग में जो भी चल रहा हो वो सही हो। ओके, कोई भी ऐसा थॉट ना हो जो कि बार बार हम सोचें और अपनी जो रिटेंशन पावर है उसको हम जो है वीक कर लें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी जो ब्रेन है वहाँ पर जो रिटेंशन पावर है, किसी भी चीज़ को याद करना या सोचना, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। वो ज़बरदस्त तभी होगी जब इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बात बोली गई है, अगर हमारा दिमाग और ज़्यादा गुलाम नहीं रहता है किसी भी लिंग्विस्टिक कंट्रोल, किसी भी भाषाई इमेजेस या किसी भी तरह के एक्टिविटी से, तो हमें जो है एक फ्रीडम का अभाव होगा। असली आज़ादी जो है हमें जो है वहाँ पर फील होगी। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि समय के साथ साथ जो है हमें जो है आगे बढ़ना है। ओके, तो अनसर्टेनिटी जो का भाव है, इसका जो इस भाव को हमने जो है दूर करना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही बात बोली गई है कि कैसे एक आज़ादी का भाव जो है आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी जो है वो डेवलप कर सकता है। और लास्ट में यह बात बोली गई है कि अगर हमारी सेहत खराब होती है तो उसके सबसे बड़ी रीज़न यही है, झगड़े। ओके, लगातार। इसके अलावा अगर हम कोई अचीवमेंट करते हैं, सक्सेस है, एम्बिशन, अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूज़न, ये सभी की सभी चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, ये ज़िंदगी में जो है एक तरह का दर्द लेकर आती है। ओके, तो अगर खुशी आई है, ओके, तो फिर गमी भी आती है। तो ऐसा होता है। ओके, कोई भी काम अगर आप करते हो, अगर सक्सेस के लिए आदमी बढ़ रहा है आगे, तो वहाँ पर वो सिर्फ सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर वो फोकस कर ही नहीं रहा, सेहत को देख ही नहीं रहा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सभी इंडिया के लोग, जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग, तो लगातार यूज़ कर रहे हैं, बिना किसी कारण के भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, हालांकि मोबाइल के थ्रू काफ़ी कुछ जो है बिजनेस भी चल रहे हैं, लेकिन
अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने कोई टाइम यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पर नहीं बनाई है, लगातार किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं एम्बिशन बनाकर। ओके, तो वो भी सही नहीं है, हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। अगर हेल्थ ख़राब होगी तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी ख़त्म होगी तो फिर कोई भी काम आप करोगे तो आपसे हो नहीं पाएगा। ओके, तो इसलिए विचारों की आज़ादी चाहिए दिमाग में। दिमाग अच्छे से डेवलप होगा, अगर दिमाग अच्छे से डेवलप होगा तो अच्छी सोच आएगी। अच्छी सोच आएगी तो आप साइकोलॉजिकली जो है आप स्ट्रांग होते जाओगे, और साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग होगे तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। ओके, अगर आप अच्छे डिसीजन लोगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें आप आगे बढ़ोगे। ओके, और इन द रिजल्ट जो है अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, अगर पूरा देश आगे बढ़ेगा तो इकोनॉमी तरक्की करेगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो ये था स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आर्टिकल समझ आया होगा। तो चलिए अभी फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है जीएसटी कंपनसेशन के बारे में। तो अभी हमने रिसेंटली भी बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट्स को उनका जो जीएसटी कंपनसेशन है वो नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि उनके पास जो है फंड खत्म हो चुके हैं। तो अभी इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसे चाहिए, उन्होंने भी सरकारें जो है चलानी है, तो उन्हीं का जो हिस्सा है जीएसटी का स्टेट्स वही मांग रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वही देने से मना कर रही है क्योंकि फंड जो है ऑलरेडी जो है बहुत शॉर्टेज है फंड्स की। ओके, सो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, स्टेट्स को फंड्स प्रोवाइड करना होगा। तो रिसेंटली हमने पीआईबी में डिस्कस किया था, एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्टेट्स को ऑफर किया है कि वो जो है मार्केट से उधार ले लें। ओके, मार्केट से बोरो कर लें और उस पैसे को वो यूटिलाइज करें और इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कि डिमांड जो है वो बढ़े आने वाले समय में और इकॉनमी जो है दोबारा पटड़ी के ऊपर आए। तो यहाँ पर बात बोली गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम जो है हमारा जो फेडरल टाई है आपस में स्टेट्स और सेंटर का, उसको हम अच्छा करें। ओके, और जो जीएसटी नहीं पे किया गया सरकार की तरफ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ऑफर किया है कि वो उधार लें 1.1 लाख करोड़। ओके, सो जितना 1.1 लाख करोड़ ये जीएसटी का कंपनसेशन बनता था, सो यही अमाउंट जो है आप मार्केट से उधार लें। ये जो अमाउंट है ये सारी स्टेट्स को मिलाकर ये जो है बात बोली गई है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। ओके, तो जितना कंपनसेशन भारत सरकार ने देना था पूरी स्टेट्स को वो इतना बनता है, तो सरकार बोल रही कि इतना जो ये कंपनसेशन है ये मार्केट से आप उधार ले लो, मेरे पास ये पैसा नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी लोन के रूप में ये पैसा सरकार उठाएगी। ओके, सो यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर बात बोली गई है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि जो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बना था 2017 का। तो उसमें कहा गया था कि जब भी कभी शॉर्टफॉल की सिचुएशन आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आगे आएगी स्टेट्स की मदद करने के लिए। ओके, तो इसी शर्त पर स्टेट्स भी राजी हुए थे जीएसटी को, जो उनको अप्रूवल दिया था। तो ये भी एक रीज़न था स्टेट्स का। तो यहाँ पर 2022 तक जो था, ओके, जो ये एक्ट बोल रहा है 2022 तक जो है सेस प्रोवाइड करेगी सेंट्रल स्टेट्स को। ओके, तो यहाँ पर जो सेस प्रोवाइड होगा स्टेट्स को, ओके, वो भी सेस जो है वो भी एक तरह का जैसे एजुकेशन टैक्स होता है। ओके, तो इसी तरह से मतलब एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स है। ओके, तो उसी से जो पैसे आएंगे फिर फर्दर उसको यूज़ किया जाएगा। तो सेस के जो पैसे आएंगे उनको लोन के रूप में जो है सेंटर दे सकता है स्टेट्स को। ओके, फिर स्टेट्स उसको जो है ब्याज की किस्तें वापस सेंटर को करेंगी और सेंटर उनको दोबारा से अपनी जो है लोन की अकाउंट है उसको ठीक करने के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन एंड में ऑथर एक बात कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन तो हमने निकाला है। ओके, अच्छी बात है, सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ओके, स्टेट्स जो है उनको मजबूरी है, अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर कर रही है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उनको। ओके, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन जो है स्टेट्स नहीं लगा सकते हैं अगर उनको आगे बढ़ना है तो। ओके, सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो भी जीएसटी कंपनसेशन के तहत जो भी फाइनेंस करने के लिए लोन उठाया जाएगा, ओके, सो ये तो स्टेट्स के ऊपर ही भार होगा इसका। ओके, जैसे अभी अगर स्टेट्स मार्केट से उधार लेते हैं तो स्टेट्स के ऊपर ही इसका भार होगा। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट से उधार लेकर 1 लाख करोड़ स्टेट्स को बांटता तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भार होता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे स्टेट्स को बोल दिया कि आप खुद उधार लो
और खुद अपना जो है राज्य सरकार जो है वो चलाओ. ओके, सो दैट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल एलिजिबिलिटी टू बोरो. ओके, so this is crucial, otherwise the term compensation would have no meaning. If tax collections have been below expectations, borrowing is the only way to generate resources for compensation. तो यहाँ पर बात ये बोली गई है कि स्टेट्स, ओके, स्टेट्स अपना अगर कोई भी लोन लेना है वो ले लेंगे, ओके, बोरो कर लेंगे, वो एलिजिबल हैं बोरो करने के लिए. लेकिन यहाँ पर जो कंपनसेशन की बात बोली गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर दायित्व बनता है कंपनसेट करना स्टेट्स को. ओके, तो ये इन दोनों को आपस में टाई अप करके चलना होगा, मिल बांट कर जो है आपस में एक तरह से टीम की तरह से काम करना होगा. वैसे भी जो नीति आयोग है, जब इसकी मीटिंग बैठती है स्टेट्स और सेंटर की, तो वहाँ पर जो नाम दिया गया है वो टीम इंडिया ही वहाँ पर कहा जाता है. तो इनको इकट्ठे होकर काम करना होगा. ओके, क्योंकि रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से जो टैक्स कलेक्शन आता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो भी बहुत कम हो गया है. जितनी एक्सपेक्टेशन सरकार ने लगाई थी कि हमारा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बढ़ेगा आने वाले समय में क्योंकि ज़्यादा टैक्स होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो उधार लेना ये जो है एकमात्र अभी सोल्यूशन बचा है अगर कंपनसेशन इकट्ठी करनी है, पैसा इकट्ठा करना है स्टेट गवर्नमेंट्स ने. सो आगे जो बात की गई है वो है एक तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थिंकिंग है उसके ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया है. तो यहाँ पर बात बोली है कि जो रैशनल इंटरप्रिटेशन है, जो कंपनसेशन टर्म है उसकी, ओके, सो उसका जो इंजर्ड पार्टी है, जैसे अभी के तौर के लिए जो इंजर्ड पार्टी है वो स्टेट्स हैं, ओके, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो जो है अपने हिसाब से जो है कंपनसेट नहीं कर सकती हैं लोन. ओके, यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं खुद बोरो करके लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसका रीज़न यहाँ पर ये बोला गया है, इरेशनल फियर ऑफ रेटिंग एजेंसीज. ओके, सो रेटिंग एजेंसीज का एक डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डर है कि जो रेटिंग एजेंसीज है वर्ल्ड वाइड, वो जो है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है बताएंगी, जिससे रेटिंग गिर जाएंगी. अगर रेटिंग गिरती है तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट्स जो है भारत में वो भी गिर जाएंगी. तो ये एक डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है. ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो फिस्कल डेफिसिट जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, ओके, रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स लगा के, खर्चा उससे ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है. ओके, तो जब खर्चा बढ़ जाए, ओके, लेकिन पैसे कम हो, फिर उधार लेकर पैसे लगाने पड़ते हैं, तो इस सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. हर वित्तीय साल के लिए इसको एक साल के लिए जो है नापा जाता है. तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं जो भी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है. मैक्रो इकोनॉमिक जैसे अभी पूरे इंडिया लेवल पर जो भी इकोनॉमिकली स्ट्रेस पड़ रहा है, ओके, इकोनॉमी के ऊपर, तो चाहे वो उधार स्टेट्स करें या चाहे सेंटर करें, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही है. क्योंकि ये जो स्ट्रेस है इकोनॉमी का पूरे देश के ऊपर है और स्टेट्स देश का ही हिस्सा है. ओके, सो सिंस द लोन इज टू बी सर्विस्ड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ कॉम्पनसेशन सेस, whose life would get extended for quite some time. It is of no great practical consequences for the states provided their normal borrowing capacity is not impaired by the compensation loan. Okay. So आगे यहाँ पर ये बात समझाई गई है. Okay. जो लोन है, okay, वो कंपनसेशन सेस के हिसाब से अभी सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करेगी. एक तरह का जो सेस ऑन सेस है, ओके, टैक्स ऑन टैक्स है. तो ये जो यहाँ पर बात बोली गई इसकी लाइफ जो है उसको यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात बोली गई. कंपनसेशन सेस से इसकी लाइफ बढ़ाई जाए, इसका जो समय काल है इसको एक्सटेंड किया जाए. ओके, सो आगे यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है स्टेट्स के लिए कि यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल कोई नतीजा निकल के आने वाला नहीं है आने वाले समय में. ओके, सो जो नॉर्मल बोरिंग कैपेसिटी है, ओके, सो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एम्पेयर नहीं कर सकते हैं जो कंपनसेशन लोन है उसके साथ. ओके, इसके अलावा जो लास्ट में बात बोली गई है कि आने वाले समय में जो स्टेट्स हैं उनको अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को खुद ही झेलना होगा, खुद ही टेक केयर करनी होगी. ओके, एंड अलाउ देम टू कैरी आउट स्पेंडिंग स्टिकन इकोनॉमी डिस्परेटली नीड्स. तो आने वाले समय में अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे, खुद पैसा इकट्ठा करेंगे, तो खुद ही स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी आने वाले समय में, ताकि जो स्टेट्स की इकोनॉमी है वो डगमगा ना जाए, ओके, वो खराब ना हो जाए. सो द फोकस शुड बी नाउ शिफ्ट टू इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन, comprehensive reverse change on small suppliers and tracking the progress of basic raw materials along the chain of value addition.
सो आने वाले समय में स्टेट्स भी यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे। ओके, आने वाले समय में और भी जो छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो आने वाले समय में स्टेट्स करेंगे। ओके, जैसे बेसिक रॉ मटेरियल्स है, किसी भी चेन को, सप्लाई चेन को चलाने के लिए वहाँ पर प्रोग्रेस करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमी को टैकल करने के लिए है, ध्यान रख के जो है इस यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर सिचुएशन ठीक हो, टैक्स कलेक्शन बढ़े, तो दोबारा से जो है सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी कंपनसेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दे स्टेट्स को। तब तक के लिए जो है इसी बोरोइंग से ही काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको बोला गया है ऑथर की तरफ से कि आप जो हैं गवर्नमेंट को अपने तरीके से काम करने दें, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उसको आप अपने तरीके से काम करने दें, उसमें इंटरफेरेंस जो है आप मत करें। तो क्या बात हो गई है यहाँ पर, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 है। ओके, वहाँ पर एक प्रोविज़न है, ओके, जो कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसको जो है एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं कि अल्टीमेट पावर प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिसमें कि वो है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, ओके, वहाँ पर जो है फ्री चेक कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अपनी जो एक्सपेंसिव व्यू है, ओके, एक्सपेंसिव व्यू जो है उसको जो है जो चूज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, देख सकती है कि किसी भी तरीके से मतलब कैसे लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है ये काम कर रहा है और कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है और कैसे नए लॉ लेकर आ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन का। ओके, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अभी तक जितना भी समय गुजरा है ऐसा कोई भी यहाँ पर मैटर देखने को नहीं मिला है जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो है अपनी इस लायबिलिटी का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो। ओके, या फिर कोई भी डिसीजन जो है पास किया हो जो कि ऐसा लग रहा हो कि मतलब किसी तरीके से अननेसेसरी है। ओके, और ना ही इस चीज़ को, इस आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट ने एज ए लाइसेंस जो है अभी तक यूज़ किया है। ओके, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स है उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक नया जो मैटर निकल कर सामने आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो क्रेडिटर्स हैं, ओके, जिन लोगों ने जो है बैंकों को जो है अपना कर्जा वापस करना है, ओके, तो उनका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, ओके, उसको या तो माफ़ कर दिया जाए या तो समय सीमा बढ़ा दी जाए। तो ये जो डायरेक्शन गवर्नमेंट को मिली है, ओके, इससे क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में एक तरह का सीधा सीधा जो है हस्तक्षेप कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो आने वाले समय में अगर जो बैंक्स हैं वो लोन्स को जो है उनके जो ब्याज दर है उनको कम कर देते हैं या फिर माफ़ कर देते हैं, तो फिर आने वाले समय में जो बैंक्स अगर अपना काम चला रहे हैं, ओके, तो अपनी जो खर्चा है वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि बैंकों की हालत वैसे ख़राब है, अगर कोई ऐसा डिसीजन थोपता है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, तो आने वाले समय में बैंकों की हालत और ख़राब हो जाएगी। पहले से ही पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, ओके, इकोनॉमी की हालत वैसे ख़राब है, तो ये और ख़राब कर देगी। सो आगे बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट है वो भी जो है एक बिल लेकर आ रही है जिसमें जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इसको जो है वेव ऑफ करेगी। ओके, अप टू कौन से लोन्स के ऊपर, जो मैक्सिमम जो है 2 करोड़ के लोन्स हैं उनके ऊपर। ओके, तो वहाँ पर जो है ब्याज दर जो है उसको माफ़ी करेगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इससे बैंकों को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, और जो स्मॉल बोरोर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक तरह का शील्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो है ट्रेड ऑफ बना रही है, कमिटेड है कि अपने जो फंड्स हैं उसको कैसे वो जो है यूज़ करे। ओके, तो एक तरह से चूजी नेचर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना के चल रही है कि कौन से फंड को कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा उधार लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से या बाहर से, आने वाले समय में ऐसे फंड्स को मतलब ऐसे इस तरह से पैसे बांटने से या फिर इस तरह से लोन माफ़ करके, तो सीधी सी बात है लोन माफ़ होगा, बैंकों के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार कोई फैसिलिटी बैंकों को प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी,
तो उसके लिए सरकार को बाहर से फिर उधार लेना पड़ेगा, तो फिर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया सरकार का, तो यहाँ पर ये बात, यही क्वेश्चन मार्क ऑथर उठा रहे हैं। तो क्या फिर गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रही है इन ट्रेड ऑफ को जो है सही करने के लिए, या फिर कोर्ट अच्छा काम कर रही है? तो एक तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। दूसरी बात यहाँ पर बोली है, तो अगर आने वाले समय में ऐसा फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने से, ठीक है, लोन माफ करने से आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की रेटिंग गिर गई, ओके, तो जो अलग अलग इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, ओके, वो रेटिंग देती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो जितनी बढ़िया रेटिंग होती है तो उतना ही इन्वेस्टर जो है बढ़ चढ़कर उस देश में जो है इन्वेस्ट करता है। तो अगर हमारी रेटिंग गिर गई तो आने वाले समय में, ओके, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो हमें कोई उधार देगा नहीं, तो उधार देने के लिए हमें जो है ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आने वाले समय में, तो उसका भी जो है इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर जो अगर ऐसी सिचुएशन बन गई, ओके, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोर्ट जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी? तो लास्ट में एक ही बात जो है ऑथर बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है उसको अपने जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनको सेटल करने के ऊपर फोकस करना चाहिए और सरकार को छोड़ देना चाहिए सरकारी काम करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। तो ये था आर्टिकल। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये है डिजास्टर्स के बारे में, कि अभी जो ये सेंचुरी शुरू हुई थी इसके जो स्टार्टिंग के पहले 20 साल है, यहाँ पर कितना बड़ा डिजास्टर्स का इम्पैक्ट हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट 20 ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है जो रिकॉर्डेड डिजास्टर हुए हैं वर्ल्ड वाइड में, तो 1980 से 1999 तक जो थे 4000 के आसपास थे, लेकिन 2000 से 2020 तक ये 7000 से ऊपर चले गए। जो पीपल इफेक्ट हुए हैं वो पहले 3 बिलियन के आसपास थे, अभी जो 2000 से 2020 तक का जो डाटा है वो 4 बिलियन है। ओके, फिर डेथ जो है वो भी ज़्यादा हो गई हैं, पहले 1.19 मिलियन थी, अब 1.23 मिलियन हो चुकी हैं। इकोनॉमिक लॉस पहले 1.63 ट्रिलियन डॉलर का था, अभी 2000 से लेकर 2020 तक जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो क्लाइमेट जो चेंज आया है उससे आने वाले समय में डिजास्टर बढ़ गया है, और ये चेंज आने वाले समय में भी और ज़्यादा होगा अगर हमने क्लाइमेट के ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई अच्छा एनवायरनमेंट पैकेज हमने नहीं अनाउंस किया, ओके, अच्छी तरह से। और इसके अलावा बात की गई है कि जो 1.65 बिलियन पीपल हैं, ठीक है, वो स्टॉर्म से अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, 28% अर्थक्वेक्स बढ़ गए हैं, 8% जो है, या सॉरी, स्टॉर्म्स जो है 28% बढ़ गए हैं, 8% अर्थक्वेक की जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, और 6% तक जो है टेम्परेचर में राइज हो गया है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। और जो पूरर नेशंस हैं उन्होंने ज़्यादा डेथ रेट जो है एक्सपीरियंस किया है, और अगर हम कंपेयर करें जो हाई रिच नेशंस हैं उनके मुकाबले में। तो ये डाटा है डिजास्टर्स का, ये अच्छी बात नहीं है, आने वाले समय में इसको हमने हैंडल करना है, तो अच्छे सोल्यूशंस अभी से बनाकर चलने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, पर्यावरण का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी जिम्मेदारी है इसको जो है टैकल। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं टैक्स डिज़ाइन के बारे में, टैक्सेशन किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है टू टेक 40% और मोर ऑफ नेशनल इनकम इन टैक्स, सो एज मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमिक्स डू, ओके, एंड नॉट हैव मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। सो जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमिक्स है, जैसे यूएसए है, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, ओके, तो वो ऐसा ही करती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि 40% से ज़्यादा नेशनल इनकम अगर आपने इकट्ठी करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो टैक्स से ही आए। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जितने भी टैक्स होते हैं, ओके, वो जो लोगों का बिहेवियर है, ओके, तो वो जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उसी हिसाब से टैक्स बनाए जाते हैं। अगर लगता है कि सरकार ने कोई टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया तो लोग जो है विद्रोह के लिए शुरू हो जाते हैं। तो इसी बिहेवियर के बिहाफ के ऊपर सरकार काम करती है, टैक्स को जो है रेगुलेट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, और ये भी चीज़ें जो है ध्यान रखनी पड़ती हैं आने वाले समय में कि जो वेलफेयर है उसको भी हम देकर चलें, क्योंकि जो टैक्स इकट्ठे होते हैं उसमें से बहुत सारा पैसा जो है वेलफेयर के लिए जाता है, तो जिससे जो है इकोनॉमिक बर्डन एक तरह का देश के ऊपर बढ़ता जाता है। तो इंडिया की अगर बात लें तो यहाँ पर भी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स इकट्ठी होती हैं, जो टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है, ओके, तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो स्कीम्स के थ्रू जो है लोगों में उसका पैसा बांट दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो पैसा बांटा जाता है ये जस्ट फॉर वेलफेयर होता है। तो ये एक तरह का ज़रूरी भी है, लेकिन ये एक तरह का बर्डन भी है,
तो इन दोनों चीज़ों को हमें जो है टैकल करना है, तो टैक्स इस हिसाब से हमने डिज़ाइन करना है, ओके, कि जो दोनों चीज़ों की पूर्ति वो हम कर पाएँ। सो टैक्स डिज़ाइन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उनको दोनों को हम साथ लेकर चलें, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है कि वेलफेयर जो है वो ना कम हो जाए, ओके, और जो वेलफेयर है उसका कोई साइड इफेक्ट भी जो साइड इफेक्ट है वो भी ना हो जाए, ओके। इसके अलावा जितने भी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होते हैं टैक्स सिस्टम के, तो उसमें सबसे पहले जो है हमें किसको ट्रीट करना है कि अर्निंग्स, सेविंग्स, कंजप्शंस, कंपनीज, हाउसिंग, ओके, इन सब चीज़ों को हमें जो है ट्रीट करके चलना है अच्छे से, तभी एक अच्छा जो है टैक्स सिस्टम जो है बनाया जा सकता है देश में। और आने वाले समय में जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है वेलफेयर के, ओके, जो ज़्यादा पैसा चला जाता है वेलफेयर में, तो वो सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करवाता, ओके, सरकार को कोई किसी तरह का एक बूस्ट नहीं प्रोवाइड करवाता। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स जो भी ये भी कम कर सकते हैं अगर हमने टैक्स डिज़ाइन किया होगा, ओके। तो कहते हैं कि अगर टैक्स लगाना हो तो मलाई की तरह लगाना चाहिए कि पता भी ना चले, टैक्स भी लग गया, इनकम भी आ गई, ओके, तो उसको बाद में जहां आपने इम्प्लीमेंट करना है वहां पर हमने कर लिया। सो इन सभी एफर्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, ओके। हमें ये समझना होगा, सोचना होगा कि टैक्स सिस्टम को जो है हम कैसे जज करें, ओके, कैसे इसके बारे सोचें कि कैसे हमारा जो टैक्स सिस्टम है अफेक्ट करेगा वेलफेयर के ऊपर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर कंट्री की, ओके। तो इन सब चीज़ों को हमें इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, सोचना होगा, एनालिसिस करना होगा, ओके, थिंकर्स बैठाने होंगे, तभी हम जो एक पॉलिसी जो डिज़ाइन फ्रेमवर्क है वो बना सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात बोली गई है, वी बिगिन बाय लुकिंग एट हाउ वी evaluate a tax system in particular with respect to its impact on distribution and on economic efficiency, okay. Starting with a clear understanding of what our objectives might be is crucial, and the issues are not altogether straightforward. So we then move on the really important insights of economic approach to tax design and ask how we achieve and trade off different objectives. सो टैक्स डिज़ाइन के लिए कौन सी इकोनॉमिक अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, ओके। तो इस सब चीज़ों के हमें ऊपर जो है फोकस करना होगा, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जो काम जो है नहीं है, ओके। तो इसको ध्यान से देख कर परख के जितने भी बाकी देशों के जो इकोनॉमिक सिस्टम काम करते हैं वहाँ पर कैसा टैक्स डिज़ाइन है तो उसको समझना होगा। जैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर, वैसे ही टैक्स डिज़ाइन के ऊपर भी हमें रिसर्च चाहिए। अच्छा रिसर्च होगा तो जितने ऑब्जेक्टिव हम पूर्ण करना चाहते हैं टैक्स के थ्रू वो हम कर पाएंगे। तो ये था आर्टिकल टैक्स डिज़ाइनिंग के ऊपर, आई होप आपको समझ आया है। तो ये है पार्ट 1 के सभी एडिटोरियल्स के डिस्कशन। सो पार्ट 2 का डिस्कशन लेकर मैं जल्दी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप इसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।